जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उस पर मैं क्लियर कट करने वाला हूं कि भाई उसमें समग्र 36 आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और एक 36 विभाजित आरक्षण होता है, ठीक ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट किया है और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। अब कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर वैसे कैंडिडेट हैं जो असफल घोषित हो गए हैं, वो नियमावली को चेंज नहीं कर, विज्ञापन को चेंज नहीं कर सकते हैं, विज्ञापन को चेंज नहीं कर सकते। पूरा क्लियर कट समझाएंगे, पूरा वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। ऐसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है ना। 22 जुलाई, ठीक है ना, 2021 का मैटर था जिसको अभी क्लियर किया गया। उसमें 120 जजों की बहाली आई थी। कितने? 120 जजों की डायरेक्ट बहाली आई थी। और जजों की जो बहाली होती है उसमें पीटी और मेंस होता है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि सिविल कोर्ट में जो जैसे बिहार में जज की बहाली होती है वो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज की नियुक्तियां होती है, जो चयन होते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, ठीक है ना। नहीं मालूम है तो अब जान लीजिए, कॉलेजियम सिस्टम में वही जज रहते हैं जो पहले से उनके दादा परदादा घर से कोई जज है, वो वही लोग जज बनेगा, बाकी दूसरा कोई जज नहीं बनेगा। एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है, ठीक। बाकी कॉलेजियम सिस्टम पर बाद में एक वीडियो ला देंगे क्लियर, लेकिन अभी समझना जरूरी है। 120 जजों की डायरेक्ट बहाली निकलती है और इसमें 2 कैंडिडेट, ठीक है। कैसे कैंडिडेट? 2 कैंडिडेट जिनको जो विकलांग होते हैं, जैसे 55%, 40%, ऐसे दो एक कैंडिडेट थे जिनका विकलांगता जो परसेंटेज था वो 55% था और एक का 40% था, ठीक। तो वो लोग क्या किया, पीटी में प्रवेश किया, जो प्रारंभिक परीक्षा होता है जज का, ठीक है ना, जो स्टेट लेवल पर पीसीएस बोलते हैं जिसको, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट किया लेकिन फेल कर जाता है पीटी में, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जो था, ठीक है ना, कट ऑफ मार्क्स उसमें उन लोग का कुछ स्कोर कम रह जाता है, जिसके बदौलत वो क्या करता है, विज्ञापन को ही चैलेंज कर देता है कि ये विज्ञापन जो है ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14, 15, 16 है उसको क्या करता है, उल्लंघन करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग बातें रखता है कि ये 2010 का जो नियम है उसको भी उल्लंघन करता है। 2010 राजस्थान विकलांगता का नियम और 2018 का जो नियम है उसे सबको ये क्या करता है, उल्लंघन करता है ये विज्ञापन, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लोग बहस चलते हैं, उसमें भी 5 से 6 इसमें बहस होते हैं और 506 बहस में 5 से 6, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जैसे कि एक क्लियर कट हुआ कल, उसमें समझ लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक होता है 36, यहाँ किस चीज़ की लड़ाई हुई, आरक्षण को लेकर, ठीक है ना। यहाँ नियमावली की बात नहीं है, यहाँ आरक्षण की बात है कि हमें आरक्षण नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि देखिए, आपको विज्ञापन अपने अच्छा से नहीं पढ़ा, विज्ञापन में समग्र 36 आरक्षण की बात किया गया है, न कि 36 विभाजित आरक्षण का बात किया गया है। जहाँ पर 36 आरक्षण, 36 विभाजित आरक्षण की बात किया जाता है उसमें महिला आते हैं, ट्रांसजेंडर आप समझते होंगे, जैसे कि कोई बॉय और गर्ल का दोनों का गुण होता है उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, और बुजुर्ग हो गए, ठीक ना। वैसे लोगों को छोड़कर, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है ना, कि 36 आरक्षण में आपको महिला, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर, विकलांग, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बोलेगा विभाजित 36 आरक्षण तो सिर्फ इनको विशेष प्रिविलेज दिया जाएगा। लेकिन ये जो केसेस था ये समग्र 36 आरक्षण की बात करता है, समग्र, ठीक है ना, समग्र, जो कि ये आपको वैलिड करता है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 15 क्लॉज 3, उसमें भी ये विशेष रूप से प्रिविलेज दिया गया है। किस में? ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 15 क्लॉज 3 में, उसमें है कि ये 36 विभाजित आरक्षण की बात करता है, जिसमें महिला, ट्रांसजेंडर विभाजित की बात करता तो, लेकिन ये विज्ञापन में समग्र 36 आरक्षण का बात किया गया है, इसलिए आपको ये करार नहीं दिया जाएगा। और चूंकि आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो चुके हैं, इसलिए आपको आगे आप विज्ञापन को चैलेंज नहीं कर सकते। फिर भी इन लोगों का नाम था कि सर 2018 का जो कैडर रूल है, 2018 कैडर रूल वो एक दूसरा नियम है, उसको क्या करता है, ये उल्लंघन करता है,
ठीक है ना। और 2010 राजस्थान विकलांगता का जो नियम है उसको उल्लंघन कर रहा है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16 को भी ये क्या कर रहा है, 14, 15, 21, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि असफल विद्यार्थी विज्ञापन को चैलेंज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया, टू द पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। अब यहाँ पर जो बीटीएससी बिहार एएनएम की बात है, कई सारे यूट्यूबर वीडियो बनाए हैं उस पर, ठीक, लेकिन मैंने भी उस पर सर्च किया, तो सर्च करने के मुताबिक जहाँ तक मेरा कंक्लूजन निकल कर आया है, निष्कर्ष निकल कर आता है, ठीक है ना, तो उसका कहने का मतलब है यहाँ पर तात्पर्य कि बिहार का जो केस था बीटीएससी का, जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहाँ पर नियमावली को टारगेट किया गया है। किस चीज़ को, नियमावली के लेकर लड़ाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसको आप इसमें इस एविडेंस को नहीं लगा सकते हैं। पूछिए क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को मैंने पहले ही क्लियर कट कर दिया है और बहुत सारे वीडियो में भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई के एडवोकेट लड़ रहे हैं वो कुछ दिन पहले सब चीज़ क्लियर कट कर दिया है, ठीक है ना। अब अलग बात है, घुमा फिराने की बात है, अब मेरे पास पूरा एविडेंस है, पूरा एविडेंस है, जो भी मैंने बातें किया है पूरा फैक्ट है। अगर जिनको लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो अगर परमिशन होगा बहुत लोगों का, जो मेरे पास ग्रुप है, वो वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा कि किस एडवोकेट ने क्या बोल रखा है, सब चीज़ एविडेंस। मैं कोई भी बातें बोलता हूँ हवा में नहीं बोलता, एविडेंस पहले मेरे पास कलेक्ट हो जाता है तभी मैं बातें रखता हूँ दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने जानते हैं क्या बोल, वो उनका क्या कहना है कि पटना हाई कोर्ट में जो आपने एविडेंस लगाया है वही एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, ठीक। इससे पहले ऐसा थोड़े है कि हम लोग नहीं, मैंने क्या, जो अग्निवीर योजना का जजमेंट आया था उसमें भी क्या बोला गया था, जहाँ जहाँ पर जन समूह यानी जहाँ पर एक से अधिक विद्यार्थियों के हित की बात होगी, वहाँ पर राज्य सरकार के पास इतना पावर है कि वो कहीं से भी संशोधन कर सकता है। और हाई कोर्ट ने इसको, जो सेकंड जजमेंट है उसमें 70 पेज का जो जजमेंट है, देखिएगा लास्ट सेकंड वाले पेज में, स्वेच्छा अनुसार बिहार सरकार के पास इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। स्वेच्छा अनुसार वो चाहे तो इस बहाली को अपने अनुसार जिस दिशा में लेना चाहे उस दिशा में ले सकता है, उसके पास पावर है, ठीक। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या मानसा है उसका, अब कौन जाने भाई। अब यह बात चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ा जा रहा है वो क्या है, चूँकि आप इस एविडेंस को पेश नहीं कर सकते हैं, नहीं अग्निवीर योजना को पेश नहीं कर सकते हैं, क्लियर एडवोकेट लोग बोल दिया कि नहीं लगा सकते हैं, नियमावली की लड़ाई है भाई, आप कोई और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा लगा ही नहीं सकते हैं। 309 को सारा चीज़, भाई मैं कितना घुमा फिरा कर बोलूँ, मुझे औरों की तरह नहीं बोलने आता है, मैं ऑथेंटिक बातें बोलता हूँ। चाहे आप 309 पर अगर मुझे कोई लेख लिखने के लिए बोले तो हम 30 से 32 पेज लिख सकते हैं। जैसे एक बीपीएससी का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, उसको लिखा जाता है 6 से 7, मतलब समझ लीजिए कि 8 से 10 पेज, 8 मिनिमम 8 पेज, मैक्सिमम जितना लिख दीजिए। वैसे ही 309 है, 309 कोई खिलौना नहीं है कि एक शब्द में बोल दिया कि संशोधन वाली बात, ठीक है ना। 309 पर आप पीएचडी कर सकते हैं और होता भी है। तो यही सब चीज़ें हैं कि 309 का स्टेजेज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ठीक। कि असफल, जैसे कि यहाँ पर ये जो जजमेंट देखे हैं इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है कि जब हर चीज़ में जो क्लू निकल कर आ रहा है कि यही असफल विद्यार्थी को मौका नहीं दिया जाएगा, तो हो सकता है यहाँ भी कुछ हो। लेकिन बात हर तरफ से घुमा फिरा कर एक ही चीज़ पर आता है, नियमावली। दोस्तों लड़ाई तो नियमावली की है। बिहार सरकार ने जो पहले बोला नोटिस में कि हम इस बहाली को 2018 कैडर रूल से करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद इस बहाली को बंद कर देता है और बोलता है कि 2023 में हम क्या करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न पर करेंगे, हमें क्वालिटी वाले स्टूडेंट चाहिए, अच्छे एनएम कैंडिडेट चाहिए हॉस्पिटल के लिए, ये बोलता है। अब यहाँ पर कौन सा उत्तम होगा, देखिए 2023 भी एक नियमावली है। मैंने देखो कल का जो वीडियो बनाया, मैंने ये नहीं बोला कि उसमें क्वालिफाई का अपने मुंह से तो ये नहीं, मैंने बोला 50-50 का चांसेस है, क्योंकि भाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम पूरा, अगर हमारे बोलने से कोई जीत जाता तो खैर कोई बात ही नहीं था। जो ऑथेंटिक बातें वो हम बता रहे हैं, जो होना चाहिए वास्तव में। सुप्रीम कोर्ट का
जो निर्णय होना चाहिए 2018 पर 2023 का, दोनों एडवोकेट का कंक्लूजन निकल कर आएगा। देखिए क्या होता है क्या नहीं। कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि इसका जीत होगा, ये मतलब सपने दिखाने वाली ही बात है। ऑथेंटिक चूँकि एक्सपेक्टेशन कोई रख सकता है वो अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन हार और जीत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। तो अब क्या होगा क्या नहीं, बहुत डिफिकल्ट है कहना। लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। क्योंकि कई ऐसे जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है उसमें एक चीज़ नोटिस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ाम बेसिस वालों का क्या कर रहा है, समर्थन ज़्यादा कर रहा है। चाहे नीट एमबीबीएस का उठा कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात क्या है भाई, यहाँ पर बिहार सरकार के भी एडवोकेट हैं। बिहार सरकार खुद चाहती है कि हम लड़ें और वो लड़ भी रहा है। और बाकी देखिए जो क्वालिफाई के जो लीडिंग केस है, लीडिंग केस में जो एडवोकेट हैं उनको भाई पैकेज में पैसा दिया गया था। ये मजाक नहीं है, हम बोल रहे हैं पैकेज में दिया गया था। किनको विश्वास नहीं है वो प्रेम रंजन जी के पास कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो देने वाले वही व्यक्ति हैं। सारा ए टू जेड सब चीज़ क्लियर है, उनको सारा पैसा पैकेज में दिया गया। और बोला गया था कि जहाँ ज़रूरत पड़े 1 से 2 बार ही सीनियर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि शुक्ला जो हैं वो बहस नहीं कर सकते, वो भी टैलेंटेड हैं। और उनका भी कम्युनिकेशन स्किल, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट रहता है उनका इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहता है। वो समझ सकता है, बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, इतना हाई कैपेसिटी। इतने वो नहीं, अगर उतना वो कमज़ोर एडवोकेट होते भाई तो समझ लो कि पीछे पहले गए लोग, लेकिन हमारा क्या हुआ बाद में एसएलपीए मिला, फिर भी उस एसएलपीओ को समझ लीजिए कि लीडिंग करवा दिया लोग। तो कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक। तो चूँकि पैसा पहले दिया गया है और वो जो एडवोकेट है वो भी बहस करने के लिए तैयार है, परिपक्व है। तो कोई ये ना समझे कि हम सीनियर एडवोकेट रखेंगे ही तो ही जीत होगा। एडवोकेट एडवोकेट होता है, जो कानून का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस वो भी पढ़े रहते हैं और जितने सीनियर भी रहते हैं वही पढ़े रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई मीडिया के सामने आ जाता है तो उसका वहाँ वही हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है। और कोई मीडिया के सामने नहीं आना चाहता है, नहीं आता है, जिसके वजह से वो वहीं पे होता है। ये सब फैक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहस नहीं कर सकते हैं। तो भाई मेरा कहना में यही है कि अब पैसा बर्बाद ना करें। स्टैंड अभी बिहार सरकार का मालूम नहीं चला है, आपको खुद हम बताएंगे जहाँ ज़रूरत होगा ना। केस का जो पॉइंट है, अब देखिए एक और खुल कर चीज़ बता रहे हैं भाई, किस पर आप भरोसा करेंगे? आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं भाई। जिसके बदौलत भरोसा कर कर आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो महिला बोली कि हम मेरा सिग्नेचर करवा लीजिए, हमारा ज़रूरत नहीं है ना। तो एडवोकेट बोले कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर से भी काम हो जाएगा, फाइलिंग वगैरह हो जाएगा। भाई तुम यहाँ केस लड़ने, तुम यहाँ नौकरी लेने आए हो, ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग नौकरी लेने के लिए आए हैं, न कि आप दिल्ली में जाकर नेतृत्व करने या वहाँ वही लूटने। आपको नौकरी से मतलब है भाई। ज़्यादा एक्टिविटी कीजिएगा, डूबेंगे सब। चूँकि मालूम है ना कि पांचों उंगली बराबर नहीं है और कोई भी एक व्यक्ति से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। आप में से कई लोग होंगे जो हमको विरोध करते होंगे, ये फैक्ट है, हम जानते हैं कि कौन कौन विरोध करता है। हम किसी को सफाई नहीं दे सकते, ये हकीकत है भाई। यहाँ नौकरी के लिए सब कोई आया है ना, तो नौकरी की बातें ऑथेंटिक। भाई कोई कोई ऐसा लोग है, बताइए, बहुत गलत बात है, ठीक। आपको एक और चीज़ खोल कर बता रहे हैं, वीर आदित्य नाम का एक लड़का था पहले, उसने 3-4 लोगों पर एफआईआर किया है। 3 से 4 लोगों पर केस रजिस्टर भी हो चुका है, ठीक है ना। और कुछ 2-3 दिन पहले 3 से 4 लोगों पर और एफआईआर हुआ है। सोशल मीडिया पर आईटी एक्ट का जो 67 जो है, ये क्या करता है, एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है। आप किसी को सोशल मीडिया पर टारगेटेड नहीं कर सकते हैं, किसी के बारे में अपशब्द नहीं लिख सकते हैं, वहाँ से पूरा डिटेल आईपी एड्रेस तक निकल जाता है। वो फाइल हो गया है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं भाई, बहुत ये सब चीज़ें हैं, तो बच कर रहिए प्लीज़, हम यही कहना चाहते हैं। आगे भविष्य में कब अरेस्टिंग हो जाएगा जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है कोई नहीं जानता, मजाक नहीं है, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने नज़दीकी थाने में या जो नज़दीकी जो ज़िला है वहाँ पर जो साइबर सेल है, साइबर क्राइम का जो ऑफिस होता है, वहाँ जाकर अपने नाम से चेक करवा लीजिएगा। हम इशारा कर देते हैं भाई, चेक कर लेंगे कि किसके किसके ऊपर हुआ है, खुलकर नहीं बता सकते हैं।
जो लोग किए हैं, आपका खुद डिटेल वगैरह निकल जाएगा, ये सब फैक्ट है। तो प्लीज़ आप यहाँ नौकरी लेने आए हैं, ज़्यादा तगरमबाजी नहीं करना है, पॉजिटिव रहे। ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इसका एक अलग आरक्षण का ये मुद्दा बताता है कि आरक्षण की जहाँ क्षैतिज आरक्षण की बात हो रही है, और एक होता है, देखिए दो तरह का आरक्षण, क्षैतिज विभाजित आरक्षण और एक समग्र क्षैतिज आरक्षण, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्षैतिज विभाजित आरक्षण में कुछ गिने चुने लोग आते हैं, और समग्र क्षैतिज विभाजित आरक्षण में पूरा लोग, समग्र कहने का मतलब सभी लोग। तो इन लोगों ने टारगेट किया कि विकलांगता का जो लोग हैं उनमें विशेष उनको कट ऑफ मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, इसके लिए हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसीजन दे दिया, ठीक। और बिहार का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो कैडर रोल की लड़ाई है, ठीक है ना, संशोधन की लड़ाई है कि आपका जो पावर है वो कहाँ तक सीमित होगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हाँ, क्वालिफाई के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं आप हम जो बोल रहे हैं ऑथेंटिक बातें, हमारे पास प्रूफ है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये फैक्ट है। आप देख लीजिएगा, चाहे पूछ सकते हैं किसी गिने चुने एडवोकेट से अच्छे से जो चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ, असफलता घोषित जो असफल हैं वो विज्ञापन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, न कि नियमावली को, ठीक। अब क्या क्राइटेरिया है पूरा हम अगले वीडियो में फिर क्लियर करेंगे, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको तय करेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।